लास्ट हमारी वर्णमाला की जो क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई। अब नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है और वो नया टॉपिक है वर्तनी। ये बताइए मुझे, आप में से कितने छात्र हैं जो वर्तनी शब्द को जानते हैं कि वर्तनी क्या होता है। यूपीएसआई आपके यूट्यूब लेक्चर से हो जाएगा क्या? यहाँ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक हो पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते। अगर आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक की अगर गारंटी आपको चाहिए तो आप हिंदी एकेडमी जो हमारा ऐप है, देखो इस ऐप पर आप ले सकते हैं। ये जो हमारा ऐप बना हुआ है हिंदी एकेडमी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप यहाँ पे क्लास में जाकर आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको लाइव क्लास जो है वो यहाँ से मिलता है। कंप्लीट बैच अगर एक साथ चाहिए तो वो यहाँ पे ले सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, जो अभी यूट्यूब पे हम पढ़ते हैं इसका पीडीएफ जब आपको चाहिए होता है वो आप यहाँ जाके ले सकते हैं। किताब अगर आपको परचेज करनी है तो आप किताब यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन में हो जाता है। यूट्यूब की वीडियो जो आप बिना ऐड के देखना चाहते हैं तो वो यहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, हर संडे को आपका एक टेस्ट पेपर आता है जो आपके एग्ज़ाम पर कंप्लीट, तो वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। ऐसा उसमें नहीं है कि आपको कोई पैसे देने हैं। तो यहाँ जाके आप इसे डाउनलोड करिए, देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत बढ़िया ऐप बनाया हुआ है। ठीक है, आपकी एकेडमी कहाँ है मैम? मुखर्जी नगर दिल्ली में है, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लास ही चल रही है। वर्तनी, ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्तनी, कि अगर देखें हम इस टॉपिक को तो हम इसको कह सकते हैं वर्णमाला पार्ट 2, यानी हम इसको वर्णमाला पार्ट 2 भी कह सकते हैं। यानी वो पार्ट जो हमने वर्णमाला के अंदर नहीं पढ़ा है वो पार्ट हमारा किसके अंदर आएगा? वर्तनी के अंदर आएगा। ठीक है, नहीं जानते, काफ़ी सारे छात्र कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, कुछ बता भी रहे हैं उसका मतलब। चलिए ठीक है, जो छात्र बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको पता है। जो नहीं जानते वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि स्पेलिंग से समझ रहे हैं आप। ये थोड़ी गंभीर वाली बात है कि हिंदी के कुछ शब्दों को समझाने के लिए हमें अंग्रेजी शब्दों का सहारा लेना पड़े, तो ये हमारे लिए काफ़ी गंभीरता वाली बात है कि इसका मतलब हमने सच में अपनी हिंदी को इतना ज़्यादा एक कोने में फेंक दिया कि हिंदी को समझने के लिए हमें अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। तो खैर कोई बात नहीं, हम समझेंगे। अब हम शुरू हो रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं हिंदी को, तो हम हिंदी को अच्छे से समझेंगे। तो आप लोगों को बात समझ में आई? स्पेलिंग, जिस चीज़ को आप अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग कहते हैं वही चीज़ आपकी हिंदी भाषा में वर्तनी कहलाती है। जैसे कोई शब्द अगर हमने लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, मैंने शब्द लिखा उज्जवल। अगर मैंने शब्द लिखा उज्जवल तो इसकी जो वर्तनी है वो गलत है। तो हम कैसे बोलेंगे कि इस शब्द की वर्तनी सही है या गलत, ये आपको बताना है, तो हम वर्तनी कहेंगे। तो ध्यान रखना है, तो हमें पता चलता है कि इसकी वर्तनी गलत है। क्या गलत है इसमें? ये ज हमारा क्या है? पूरा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये दोनों ज हमारे आधे होते हैं। जब हम इनको आधा लिखेंगे तो ये हमारी जो वर्तनी है ये सही हो जाएगी। तो इसी तरह से हम शब्दों को अंग्रेजी भाषा में जब प्रयोग करते हैं तो हम उनको कहते हैं इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, इसकी स्पेलिंग सही करो, ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। यानी जो वर्तनी है वो शब्द की, जैसे शब्द की वर्तनी सही है या गलत है, हमें ये बात यहाँ पे पता चलती है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैम क्या हम आज की क्लास करने के बाद ये वर्तनी में जो हमारी समस्या होती है यानी शब्दों को लिखने में, क्या वो समस्या दूर हो जाएगी? बहुत सारे छात्र ऐसे पूछते हैं कि मैम मुझसे लिखने में काफ़ी सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए मैं क्या करूं?
तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ स्पष्ट रूप से, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना पूरी ईमानदारी के साथ, कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि जिसे मैं आपको दे दूं और आपकी जो वर्तनी है वो सही हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपकी वर्तनी ठीक करवा सके। ना मेरे पास कोई नियम है, ना मेरे पास कोई ऐसी ट्रिक है जो आपको आपकी वर्तनी को ठीक करा सके। तो फिर क्या है? तो फिर बस एक तरीका है कि आप वर्तनी कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी। आप चाहे जीएस की कोई भी किताब पढ़ें, जैसे हिंदी की, जो हिंदी में लिखी हुई है, उस किताब को आप चाहे आपका जीएस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, या कोई भी हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आप उस समय पढ़ते समय इतना ध्यान रखिए कि जो शब्द आप पढ़ रहे हो वो शब्द कैसे लिखा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लेखन में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं लिखते समय, तो आपको अपनी जो गलती होती है, यानी जिस शब्द के अंदर आप गलती करते हैं, उन सारे शब्दों की लिस्ट बनाकर आप उनको हमेशा अपने अभ्यास में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। तो यही एक तरीका है आपकी वर्तनी सुधारने का। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें जरूर पढ़ने हैं, जानने हैं अपनी वर्तनी के लिए। अब आपसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट पूछने वाली हूँ, आपको मुझे बताना है कि क्या ये सही है या गलत। मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, मैंने एक वाक्य लिखा मैं यहाँ पे एक वाक्य लिखती हूँ, आपको मुझे बताना है कि वाक्य सही है या गलत, या इसमें कहीं कोई गलती है। कि मोहन एक किताब पढ़ रहा है। आपको बताना है कि क्या इसमें ये वाक्य सही है या इस वाक्य में कहीं कोई गलती है। अगर गलती है तो आपको मुझे वो बताना है कि किस चीज़ की गलती है। जल्दी से बताइए, आप सब लोगों के लिए दिमाग की एक्सरसाइज करनी है आपको। यहाँ पे बताने वाली हूँ एक बहुत ऐसी बात जो आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा उस पर। मैम, अगर हम ऑनलाइन रीड केवल हिंदी की क्लास लें तो कितनी फ़ीस है प्लीज़? केवल हिंदी की ही क्लास में देती हूँ मैं, कभी अलग एग्ज़ाम के लिए सारी क्लासेस नहीं देती। आप जो नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करिए, स्टाफ से पूछ लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मैम, ऑफलाइन क्लास कब शुरू हो रही हैं? हमारे एग्ज़ाम राजस्थान एसआई का 4 सितंबर का है। देखो, ऑफलाइन क्लास अभी कोई भरोसा नहीं है, सुनने में आ रहा है, आप न्यूज़ में भी देखते हैं कि तीसरी वेव भी आ रही है। अगर तीसरी वेव आ गई और फिर से लॉकडाउन हो गया तो फिर से क्लासेस रुक जाएंगी। इसलिए जब तक हमें सरकार की तरफ से ये निर्देश नहीं आता कि हाँ अब काफ़ी हद तक हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, तब तक हम ऑफलाइन क्लास नहीं करने वाले। तब तक हमारी क्लास जो है वो ऑनलाइन ही चलेगी, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ठीक है। गलत है, गलत है, लेकिन ये बताइए मुझे कि गलती क्या है, ये आपको बताना है। गलती क्या है? मोहन किताब पढ़ रहा है। अगर एक मैंने लिख दिया तो ये गलती हो गई कि मोहन एक किताब पढ़ रहा है। अच्छा, एक छात्र लिख रहा है मैम मोहन बुक पढ़ रहा है, ओनली ये होगा। क्या बात है, वाह, आपके लिए तो ताली होनी चाहिए, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने। मैम, वर्णमाला के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन तो कराया नहीं आपने? अंशुल, एक्चुअली क्या हुआ ना कि वर्णमाला के जो प्रश्नोत्तर थे वो अभी कलेक्ट नहीं हो पाए, तो इसलिए आज हमने ये क्लास शुरू कर दी। तो इसी के बीच में हम किसी दिन क्लास लेंगे जिसमें हम प्रश्नोत्तर करा देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए, प्रश्नोत्तर कराएंगे। मोहन किताब पढ़ रहा है, इस तरह से। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ छात्रों ने सही बताया है और कुछ छात्रों ने ऐसे ही दिमाग लगाया है। देखो, ध्यान रखना, ये जो हमारा वाक्य है इसमें गलती है। और गलती क्या है? इसमें देखने के लिए तो कुछ नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन देखने के लिए बहुत बड़ी गलती है, और वो है सुरेखा। सिरोरेखा या सुरेखा,
हमने शब्दों पर सुरेखा यानी सिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया। अब बहुत सारे लोग एकदम से कह रहेंगे, ओह ये क्या गलती है, हम खुद नहीं करते सिरोरेखा का प्रयोग। और ध्यान रखिए, जो ऐसे बोलते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, उसकी अपने आप में एक खास एक विशेषता है कि यहाँ सिरोरेखा का प्रयोग होता है। सिरोरेखा जो कि हमें शब्द को सही सही ये बताने में मदद करती है कि हमारा शब्द कितना बड़ा है और कहाँ से लेकर कहाँ तक हमारा एक पूरा शब्द है, जो हमें ये बताती है। और ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत है यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करने की? तो ध्यान रखिए, ये वर्तनी जो टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कम से कम 8-10 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस 8-10 पॉइंट में से 3 या 4 ही ऐसे पॉइंट हो सकते हैं हमारे, जो हमारी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। लेकिन 3-4 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो हमारी परीक्षा को इफेक्टेड करते हैं, यानी उस परीक्षा पर प्रभाव डालते हैं, हमारे मार्क्स भी घटा सकते हैं। कैसे? तो ध्यान रखना, सबसे पहला एक पॉइंट यही है। ये खास करके मैं उन छात्रों के लिए बोल रही हूँ जो छात्र सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे 10th-12th के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे भी ये पॉइंट आपका आता है। अगर आप पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी मीडियम है, भले ही आपने हिंदी सब्जेक्ट अपने पास नहीं रखा, आप ज्योग्राफी के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन आपका मीडियम हिंदी मीडियम है, तो ये पॉइंट आपको प्रभाव डालने वाला है। जब आप लोगों ने ये देखा होगा, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, जो एक समझदार स्टूडेंट होता है, तो वो अपनी परीक्षा का कि उसकी परीक्षा किस तरह से होगी, ये जानने के लिए वो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ता है, पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक, और वो सारी चीज़ें जानता है कि परीक्षा में क्या प्रोसेस होने वाली है। तो उनको ये बात पता होगी कि 4-5वें पॉइंट पर ही हमारा स्पष्ट रूप से लिखा होता है मीडियम के बारे में कि यदि आपकी परीक्षा में व्याकरण संबंधित गलतियां पाई गई तो आपके कुल अंक से 20% अंक काट लिए जाएंगे। तो जिन छात्रों ने पढ़ा है उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ना जरूर, उन्हें पता चलेगा। तो ये जो एक रहता है ना, बहुत ज़्यादा मार्केट में बड़ा अफवाह है कि हिंदी मीडियम के साथ बड़ा भेदभाव होता है, हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव हुआ या ऐसा नहीं हुआ। सच बताऊं, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि हिंदी मीडियम खुद गलतियां करता है और अपने मार्क्स खुद कटवाता है। अब आप एक बात बताइए, अगर थोड़ी सी बात करें, खास करके आपने ये यूपीएससी के मामले में सुना होगा छात्रों के लिए, गलती, व्याकरण संबंधित गलती क्या हो सकती है भाई? तो ध्यान रखना, जब भी आपका एग्जामिनर होता है आपकी 3 गलतियों को माफ करता है। अगर 3 गलती से ज़्यादा गलती आपने दोहरा दी, चाहे आप निबंध का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप जो आपका फाइनल यानी कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम, जो भी आप लिखने का अपने हाथ से जब आप लिख कर आंसर देते हैं, ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब आप लिखते हैं तो 3 गलती आप किस 3 शब्दों में कर सकते हैं। एक आता है ये में, अंदर वाला, जिसे अंदर, ये कारक चिन्ह है, इसमें बिंदी नहीं लगाते, कैसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से स्वयं वाला जो मैं है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, इसमें भी बिंदी नहीं लगाते, ये गलत हो जाएगा। एक नहीं शब्द है, सिर्फ इसी पे बिंदी नहीं लगाएं तो इसी में गलती हो जाएगी। यानी ये शब्द हमारे क्या है, गलती है। ये हमारी क्या है, ये वर्तनी संबंधित गलती है, और वर्तनी व्याकरण का हिस्सा है। हम इतनी सी गलती कर देते, और ऊपर से अगर सुरेखा नहीं खींची तो वो तो हमने गलती कर दी। और याद रखिए, ये सुरेखा वाली जो गलतियां हैं, ये सिर्फ छात्र ही नहीं करते, हमारे टीचर भी करते हैं। और सिर्फ टीचर में ये नहीं कि अदर सब्जेक्ट वाले, मैंने बहुत सारे हिंदी पढ़ाने वाले टीचर को भी इस तरह की गलती करते हुए देखा है कि वो स्वयं भी उस पर सुरेखा नहीं लिखते। सुरेखा लगानी चाहिए, ये पॉइंट पढ़ा रहे होते हैं और अपनी ही लेखनी में उसको लिखते भी नहीं है। तो ध्यान रखना है, सुरेखा लगाना आपको अभ्यास में बहुत ज़्यादा डालना है, क्योंकि अगर आप अभ्यास में नहीं डालेंगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। अब बात यहाँ ध्यान रखिएगा, अब ये एक बोनस पॉइंट है जो अभी आपको मिलने वाला है। वो क्या है, आपको लिखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इसके साथ बिंदी लगेगी, ठीक है। इसके साथ भी
अब मैं आपका कोई सा भी हो, ये कॉमन गलतियां आप जब आप ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने पढ़ते हैं तो मेरे ऑफलाइन क्लास वाले छात्र अगर कोई हैं जो इस समय लाइव होंगे, वो ये बात बताएं सबको कि मैं आप सबकी नोटबुक चेक करती हूँ और मैंने ये कॉमन गलती देखी है कि हमारे छात्र इन चीज़ों में ये कॉमन गलती करते हैं। मुझे टोकना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, मुझे छात्रों को टोकना पड़ता है कि आप यहाँ पे ये गलती मत करिए। सबकी नोटबुक में चेक करती हूँ, तो उससे मुझे ये बात आराम से पता चली है कि हमारे जो छात्र हैं हिंदी मीडियम रखते हैं लेकिन हिंदी की बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग व की जगह ब का प्रयोग कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत बड़ी गलती अर्थ का अनर्थ कर देती है, वाक्य के अर्थ को कहते हैं ना पूरी तरह से विकृत कर देती है। लेकिन हमारे छात्र इन पर ध्यान नहीं देते, जल्दीबाजी में लिख दिया, हो गया। लेकिन एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो गलतियां आएंगी, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। एक पॉइंट यहाँ पे आया सामने, मैम अखबार पढ़ने से वर्तनी क्लियर हो जाएगी क्या? हाँ, आप आराम से, जैसे कुछ अखबार हैं, सभी अखबार नहीं, जो फेमस है जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़ें तो वो स्पेशली स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है। वैसे हालांकि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण दिल्ली में ही मिलता है, दिल्ली में ही उपलब्ध होता है, तो वहाँ पे उसमें आप वर्तनियों पर ध्यान दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो सही देते हैं उनको। बाकी आप जो अच्छी किताबें हैं उन किताबों में आप देख सकते हैं, ठीक। चलो, तो यहाँ पे ये बात आपको पता चल गई। इन तीनों वर्ण पर, तीनों जो शब्द हैं आपके, इन पर हमेशा ये याद रखना कि आपको बिंदी लगानी है आज के बाद लिखते समय। चलो, तो बात करते हैं। तो मैं वही आपको छोटी चीज़ बता रही थी कि वर्तनी में आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आपकी, अब इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर हम लें कि हमें लिखते समय भी सावधानी रखनी है। जब हम वर्णों को लिखते हैं तो वो भी हमें ध्यान देना है कि जैसे एक वर्ण है, उदाहरण के तौर पे लेती हूँ, जैसे ख वर्ण है, हम ख वर्ण को लिखते हैं तो हमेशा याद रखना ख को ख की तरह ऐसे ही लिखें, इसको कभी भी ऐसे ना लिखें, इस तरह से। आप कहेंगे क्यों, इसमें और इसमें क्या है, हमने तो बचपन से ऐसे ही पढ़ा है, नॉर्मली हमें भी ऐसे ही सिखाया गया था। तो आप ये कहेंगे कि इसको ऐसे क्यों नहीं लिखें हम? तो देखिए, तो खा को हमें खा की तरह लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। क्यों? अब आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मान लो अगर आप एक शब्द लिखना चाहते हैं खाना, जिसका अर्थ है भोजन, ठीक है, आप ये लिखना चाह रहे हैं जिसका अर्थ है भोजन, लेकिन आपने अगर ये ऐसे लिखा, पर मैं तो ऐसे लिखती हूँ, मैंने पढ़ लिया रवाना, मैंने पढ़ लिया रवाना, और रवाना का अर्थ क्या होता है? चले जाना। बताइए आपका अर्थ बदला कि नहीं बदला? तो इसलिए ध्यान रखना है कि अब इसके बाद होगा कि जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस में हमारी गड़बड़ हो जाएगी, अगर पढ़ने में हम अटक रहे हैं तो ये भी एक लेखन की एक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है कि अगर कोई पढ़ रहा है और वो पढ़ते समय अटक रहा है पढ़ते हुए शब्दों को, उसकी आकृति की वजह से, तो वो लेखन खराब माना जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें जो हम भाव देना चाहते हैं वो भाव हमारा स्पष्ट रूप से जाए हमारे लेखन में, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो आप चाहो, अगर आप ऐसे प्रयोग करते हो तो आप इसे थोड़ा सा ऐसा करना शुरू कर देना ताकि आपका लेखन जो है वो स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है कि जो पढ़ने वाला है वो आसानी से पढ़ सके, तो तभी आपके मार्क्स और सारी चीज़ें सही मिलेंगी जब आप एक अपने लेखन को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक लिखने में पॉइंट रखा। दूसरा पॉइंट आपका आता है सुरेखा के लिए, जो मैंने आपको बोला था, जिसे आप सिरोरेखा भी कहते हैं, सिरोरेखा। आपको याद रखना है एक बात यहाँ पे कि हमको ये बात तो पता ही है कि हम सारे शब्दों पर सिरोरेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सारे शब्दों पर नियम ये आता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके ऊपर हम सिरोरेखा नहीं लगाते। अब वो वर्ण कौन से हैं? तो जैसे हम देखते हैं, वर्ण है हमारा ध, एक वर्ण है,
इसके ऊपर हम सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। ऐसा ही वर्ण आता है हमारा थ, हम इसके ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। वर्ण है हमारा तालु श, हम इसके ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। वर्ण आता है हमारा जैसे भ, हम इसके ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। एक वर्ण आ जाता है हमारा अ, हम इसके ऊपर भी सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। इसी के साथ हमारा वर्ण आता है छ, संयुक्त वर्ण, और श्र, हम इन वर्णों के ऊपर सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते। अब सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करने का, जैसे मान लो एक शब्द हमने लिखा अधर्म, शब्द है अधर्म, अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यह गलत है। हमें कैसे लिखना चाहिए इसे? हमें ऐसे लिखना चाहिए कि जैसे हम लिख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से ये रेखा हमें यहाँ पे इस तरह से लिखनी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, भले ही आप अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपकी ये चीज़ मायने ना रखती हो, मैं मानती हूँ, बिल्कुल हो सकता है कि आपकी ये चीज़ मायने ना रखती हो। तो आप जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बोलेंगे मैम हमारे मतलब की तो चीज़ है नहीं, हमको तो लिखना नहीं है, हमें तो टिक करके लेकर लगा के आने हैं, बस हो जाएगा काम। लेकिन याद रखना, वर्क प्लेस पे ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। वर्क प्लेस ऐसी चीज़ है आपकी, जब आगे आप जाएंगे कि अगर आपका कोई अधिकारी हिंदी प्रेमी निकल आया और उसने देख लिया कि आप लेखन में बहुत गलतियां करते हैं तो आपकी वाट लग जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है तो उसके लिए ऐसे नहीं सोचना है कि ये हमारी परीक्षा में नहीं आएगी तो हम इसको क्यों सीखें। वर्तमान समय में हमारे छात्रों के दिमाग में ना एक बात बड़ी बैठ गई है कि अगर टीचर इस टॉपिक से यानी इस किताबी कीड़े से अलग हटा के अगर व्यावहारिक ज्ञान देने की कोशिश करता है तो हमारे छात्र एकदम से कह देते हैं या हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला, हमको मत समझाओ। लेकिन याद रखना, व्यावहारिक ज्ञान बेहद जरूरी है आपके जीवन में। वर्तमान समय में जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ये मोबाइल और इन सब के माध्यम से इतनी ज़्यादा घातक है क्योंकि ये आपके जीवन से व्यावहारिक ज्ञान को ख़त्म कर रही है। आपको पता है ये ऐसे ही पढ़ लेने से काम नहीं चलता। जब आप कहीं क्लास में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठकर जब आप पढ़ाई करते हैं, उसमें न जाने कितनी चीज़ें, कितनी बातें आप सीखते हैं। आते जाते रास्ते में लोगों से मिलते हैं, कितने तरह के लोगों से मिलते हैं, वो सब आपका ज्ञान है। लोगों से बात करने का ढंग, दोस्तों से मिलने का ढंग, ये सब ज्ञान है और ये आपके लिए इस किताबी ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर कोई बात अलग से बताई जाए तो ऐसे नहीं लिखना है कि ये हमारे काम की नहीं है। खैर चलिए, इसके साथ छात्र पूछ रहे हैं कि दुख में लाइन अलग क्यों है, शब्द तो एक है। देखो बच्चा, जैसे यहाँ पे मैंने यही वाले पॉइंट बताया ना आपको कि ये सुरेखा तोड़ी गई है, ऐसे ही जो आपका विसर्ग होता है, जो विसर्ग है, तो विसर्ग के ऊपर भी सुरेखा तोड़ी जाती है, सिर्फ इसीलिए है, ठीक है। तो और इसमें कुछ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, तो ये बात आपको समझनी है सभी जितने भी छात्र हैं कि हम इनको यहाँ पे लिखते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है कि ये सुरेखा जो तोड़ी गई है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जैसे मान लो अगर हम ये शब्द लिख रहे हैं, जैसे हमारा थ लिखा है, अगर हम इस पे पूरी सुरेखा अगर लगा देते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये वर्ण हमारा दूसरे वर्ण के जैसा दिखने लगे, तो वही फिर हमें पढ़ने में तो प्रॉब्लम होने वाली है, वो यहाँ पे फेस होगी। तो ये भी यही कारण है कि यहाँ पे हमसे कहा गया है कि सुरेखा जो है वो हमें छोड़नी है, वहाँ पर तोड़नी है। अब ये अक्सर किन वर्णों के साथ है? तो जिन वर्णों की आगे शुरुआत गोल इससे होती है ना, जिनका आगे इनमें गोल घुंडी होती है, तो आप देखेंगे इसमें भी है, 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 इसमें भी है। तो अक्सर जो हमारे वर्ण गोल घुंडी वाले हैं इस तरह के, उन वर्णों पर हम सुरेखा को तोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा, बाकी आप अभ्यास में रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये है हमारा सुरेखा का पॉइंट। इसके बाद एक पॉइंट हमारा आता है जो अब आपको, यानी अगला तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे वर्तनी में हम शब्द पढ़ने वाले हैं संयुक्त वर्ण, ठीक है। शब्द क्या पढ़ने वाले हैं? हम शब्द पढ़ने वाले हैं संयुक्त वर्ण। और आप लोगों को बताना है, अभी तक
जब हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो वर्णमाला की बात करते में हमने अभी तक के टाइम में संयुक्त शब्द को कितनी जगह पढ़ा है? लगभग हमने, अब ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये तीसरा पॉइंट है। हमने सबसे पहले पढ़ा है संयुक्त स्वर, दूसरी बार हमने पढ़ा था संयुक्त शब्द को संयुक्त व्यंजन से, और तीसरी बार हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण, या अब जो हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त अक्षर, या तो हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। ठीक है, ये तीन शब्द हैं। अब ये बताइए मुझे, ये तीनों एक ही होते हैं या इन तीनों में कोई अंतर है? अगर इनमें अंतर है तो वो क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। सूरज कह रहे हैं अ में नहीं है घुंडी। सूरज हमेशा याद रखना, ये जो अ है यहाँ पे इस तरह से बनता है, हम इस अ के साथ नहीं लगाते, ये हमारे एक यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, इसलिए हम इस अ के साथ नहीं लगाते हैं, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। और आ जैसी आकृति वाले जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो हमारा आ है चाहे ओ औ है, ठीक है, तो उन पर भी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए कि ये तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? अंतर है, क्या अंतर है? याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका। आपकी परीक्षा में यहाँ से कहते हैं ना, इन शब्दों से आंसर चेंज हो जाएंगे परीक्षा में। अगर ये शब्द तीन अलग अलग करके आ गए तो आपका आने वाला जो आंसर होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और मैं बताती हूँ। यहाँ पे आजकल मेरे पास काफ़ी सारे छात्रों की एक ऐसे अलग सी डिमांड आ रही है कि मैम आप जैसे पूरी टोटल क्लास एक साथ लेते हैं, तो ये पूरी ऐसी टोटल क्लास मत लीजिए, आप हमें टॉपिक को अलग अलग उठा के 10 से 15 मिनट की क्लास बना के हमें टॉपिक दीजिए, कि हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम प्रॉपर क्लास आपकी पढ़ सकें। तो ये हमारे कुछ उन छात्रों का ये डिमांड है जो छात्र किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं। तो हालांकि वो अभी ये नहीं कि वो छात्र नहीं है, विद्यार्थी तो हमेशा विद्यार्थी रहता है, जब तक उसके मन में कुछ सीखने की भावना होती है वो तब तक विद्यार्थी होता है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जो मेंबर हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो पूरी ऐसे 1 घंटे की ना हो, वो टॉपिक जो मेन टॉपिक है हमारी हिंदी को लेकर वो अलग अलग हों 10 से 15 मिनट के समय में। तो मैंने ये जो आपकी क्लास अल्टरनेटिव रखी है ये इसीलिए रखी थी कि ताकि बीच के जो टाइम रहेगा उस बीच के टाइम में मैं अपने उन व्यूवर्स को जो देखते हैं हमारी क्लासेस को, कि जो वर्कर हैं और हिंदी के ज्ञान को लेना चाहते हैं अलग अलग तरीके से और थोड़े कम समय में, तो उनके लिए बीच में जो स्लॉट आपकी क्लास आती हैं आप उन क्लासेस को देखा करिए। वो लाइव ज़रूर वो नहीं होंगी लेकिन आपकी वो शेड्यूल क्लास होती हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि लाइव क्लास पे तो व्यू आते हैं, बट ऐसी क्लास में अगर डालती हूँ बीच में कभी आप लोगों के डाउट भी होते हैं तो उस क्लास पे व्यू नहीं आते। तो आप लोग जैसे आपस में यहाँ पढ़ते हैं जब देखते हैं तो उन क्लासेस को भी देखिए। वो बहुत सारी क्लास ऐसी होती हैं कि जो ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा नहीं बताए जाते, लेकिन कभी कोई स्टूडेंट पूछता है तो उस पॉइंट को उस समय स्पेशल बताया जाता है। यानी स्पेशल आने वाली क्लास जो आपकी 5-10 मिनट की होती है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन क्लासेस को देखा करिए आप लोग, ठीक है, जो नहीं देखते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे बता रहे थे, कुछ छात्र कह रहे थे कि हाँ इनमें अंतर है, कुछ कह रहे थे हमें नहीं पता। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि ध्यान देना, अंतर है और उस अंतर को आपको ना लॉक कर देना, एकदम कहते हैं ना लॉक कर देना, याद करके रखना है। जब बात आएगी आपसे कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं तो आपको लॉक करना है इसमें ए आई ओ औ, ये 4 हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। इसको आपको लॉक कर देना है जब भी बात आए संयुक्त स्वर की, यानी वे स्वर जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब आपको पता है ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं, हमने दूसरे दिन की क्लास में इस बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे यहाँ पर
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में भी आपको 4 वर्णों को लॉक कर देना है, बिल्कुल दिमाग में अपना रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। छ, त्र, स्र और ग, ये 4 वर्ण हैं, ठीक है। इन 4 वर्णों को लॉक कर देना है, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जब बात हो आपकी संयुक्त व्यंजन की, जब संयुक्त व्यंजन की बात हो तो ये 4 रहेंगे, और जब बात होगी आपके संयुक्त स्वर की तो ये 4 रहेंगे, और जब बात होगी संयुक्त वर्ण या अक्षर की तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको ध्यान देना है वे वर्ण जो ऐसे व्यंजन जो लगातार जुड़कर किसी एक स्वर से जुड़े होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ऐसे समझिए, जैसे हमने अगर कोई एक शब्द लिया, जैसे हमने शब्द लिया एक नित्य, शब्द है नित्य। इस नित्य शब्द में अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो त है आधा है, इस त के साथ यहाँ पे य है, और य का जो स्वर है वो अ है, ठीक है। इनका स्वर यहाँ पे अ आ गया, तो यहाँ पर ये 2 लगातार व्यंजन हैं जो इस स्वर से जुड़े हुए हैं, इस स्वर ने इन दोनों को उच्चारण दे रखा है। तो ऐसे हमारे कम से कम 2 व्यंजन हमारे जब इस तरह से आकर जुड़ते हैं तो उसी युग्म को हम क्या कहते हैं? उसी युग्म को हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहते हैं, ठीक है। उसी युग्म को, जैसे मान लो एक शब्द आता है, शब्द है जैसे शुद्ध, आपने इसे देखा होगा। इसमें जो अब ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको संयुक्त वर्ण कह सकते हैं, ये संयुक्त अक्षर कह सकते हैं। कैसे? अब ये संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण, तो ये जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये हमारा द, और फिर उसके बाद ये हमारा ध, और ध का स्वर है ये अ। तो इस तरह से हमारा ये वर्ण होता है। तो यहाँ पे ये 2 व्यंजन हमारे आए, और इन दोनों व्यंजन को किसने उच्चारण दिया? इस अ ने दिया। तो ये अ है, तो इस ध का स्वर, और इस ध की मदद से ही ये इस द को उच्चारण देता है। तो जब इस तरह के वर्ण हमारे जहाँ पर भी आते हैं, वो हमारे वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि ये संयुक्त वर्ण क्यों आए हमारी किताबों में, या हमारी हिंदी में संयुक्त वर्ण आने का कारण क्या है? तो हमारी हिंदी में संयुक्त वर्ण आने का कारण ये है कि जब हम लिखते थे, यानी आज से अगर हम 20 साल या 30 साल पहले जाएं, तो तब हमारे पास ना तो कंप्यूटर था, ना हमारे पास इतना ज़्यादा टाइपिंग करने के लिए टाइपराइटर थे। हम कोई भी चीज़ लिखने के लिए या किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रखने के लिए हम केवल लेखनी पर ही निर्भर थे, हम अपने हाथ से लिखते थे उन चीज़ों को। तो भाषा को जब हम कहते हैं कि अगर हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, तो अपनी एक रनिंग भाषा आपको अंग्रेजी में भी सिखाई जाती है कि ताकि आपकी जो स्पीड है लिखने की वो तेज रहे। तो उसमें भी कुछ वर्णों को एक दूसरे के साथ जोड़ के लिखाया जाता है, सिखाया जाता है। तो वैसे ही हमारी हिंदी में इन संयुक्त वर्ण और संयुक्त अक्षर का जो जन्म हुआ है वो उस लेखनी के लिए हुआ है, ताकि हमारी स्पीड जो है वो तेज रहे। हम जब लिख रहे हैं तो हम अच्छे से तेजी गति से उसे लिख पाएँ। तो इसी क्रम में हमारे जो व्यंजन हैं, वो व्यंजन हमारे कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम आधे नहीं बना सकते। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि मैम ये आधे व्यंजन का मतलब क्या होता है, या आधा व्यंजन क्या है? तो देखो, मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया है कि जब हमारा कोई भी व्यंजन वास्तविक रूप में होता है, मतलब वास्तविक रूप क्या है किसी भी व्यंजन का? तो व्यंजन का वास्तविक रूप है जब उसके साथ कोई स्वर ना आया हो, यानी जब उसके साथ क्या लगा हो? हल लगा हो, तो यह इसका वास्तविक रूप है। तो इसका वास्तविक रूप ही आधा वर्ण कहलाता है। हम कह देते हैं ये आधा व्यंजन है। क्यों आधा व्यंजन कह देते हैं? देखो, आपको पता है व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। उसके उच्चारण के लिए किसकी मदद चाहिए? तो उसके उच्चारण के लिए हमें मदद चाहिए यहाँ पे किसी भी स्वर की। कॉमन हम मदद लेते हैं अस्वर की, ठीक है। तो हमें किसी स्वर की मदद चाहिए। तो जब ये स्वर इनके साथ आकर मिलता है तो ये क्या कहलाता है? ये पूर्ण व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण व्यंजन। आप में से बहुत सारे छात्र ये बात पूछ रहे थे कि मैम ये आधा व्यंजन क्या होता है? आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन, अगर व्यंजन आधा पूरा होता है तो क्या स्वर भी आधा पूरा होता है? तो देखो, एक बात ध्यान रखना, सवाल करना अच्छी बात होती है,
कि आपके दिमाग में ना सवाल हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो चलो आपका दिमाग चल रहा है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अपने आप भी लेने होते हैं, अपने आप भी सीखने होते हैं। आपको जाना चाहिए उस जड़ में जहाँ से मैंने आपको सिखाना शुरू किया है। जब मैंने आपको स्वर और व्यंजन सिखाए थे तो आपको परिभाषा सिखाई थी और परिभाषा का प्रैक्टिकल भी कराया था। परिभाषा सिखाने और परिभाषा का प्रैक्टिकल कराने का क्या उद्देश्य था, आपको ये बात समझनी है। उद्देश्य यही था कि आने वाले समय में जब कोई डाउट आपके सामने आएगा तो आप उस डाउट को अपने आप खोजेंगे, ना कि किसी दूसरे पर निर्भर करेंगे। जब हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि इसका स्वतंत्र उच्चारण और व्यंजन के बारे में पढ़ा इसका उच्चारण स्वर की सहायता से, तो हमारे इस दिमाग में उसी समय इस बात का पता चल जाना चाहिए था कि ये जो व्यंजन होता है, इस व्यंजन के साथ जब हम यहाँ पर इस स्वर को लिख रहे हैं तो भाई ये इसको उच्चारित करने के लिए ही आ रहा है। तो हमारे अंदर एकदम से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये उच्चारित करने के लिए आया है, इसलिए इसके साथ जुड़ा है। तो ऐसे रहेगा तो अलग अलग रहेगा, तो ये साथ ऐसे जुड़ जाता है। अब हमने ये पढ़ा था कि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं है, तो हमने इसकी मात्रा कैसे बनाई, इसके नीचे से हल निकाल दिया, कॉमन हमको पता चल गया। अब देखो इस भाषा का ये ऐसे क्यों, हमारे विद्वान ऐसा भी तो कर सकते थे कि ऐसे में ही इसी को आधा बता देते और ऐसा हल लगा के कह देते अब इसमें अ की मात्रा जुड़ी है, ऐसा भी तो कह सकते थे। लेकिन क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे हर व्यंजन के साथ स्वर का होना जरूरी है, इसलिए कि एक बार ही हर व्यंजन के साथ हल हटा दो, अपने आप पता चल जाएगा, कॉमन जुड़ता चला जाएगा, इसमें एक स्वर कम से कम अ, एक स्वर जुड़ता चला जाएगा अपने आप सब में। और फिर जब कभी विषम परिस्थितियां आएंगी कि हमें वहां स्वर नहीं देना, केवल और केवल व्यंजन का होना है, जरूरी है, तो हम उसमें नीचे हल लगाकर बता देंगे कि इसमें व्यंजन सिर्फ और व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है। सिर्फ इसलिए हम लोगों ने ये बनाया। देखो व्यवस्था पूरी बनी हुई है, आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पे मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हिंदी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपका दिमाग ना चाचा चौधरी से भी तेज चलना चाहिए। और चाचा चौधरी से क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, लिखता है ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था, तो आपका दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दिमाग में एकदम से, कहते हैं ना, मैथ एकदम से घूम जाना चाहिए, कहाँ से क्या आया, कैसे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये लॉजिक कैसे लगा, ये सब आ जाना चाहिए। इसीलिए तो हिंदी वैज्ञानिक भाषा कहलाती है, समझ रहे हैं ना। तो खैर चलो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को YouTube पे पढ़ा रही हूँ तो इसलिए विस्तार से सारी चीज़ें बताती हूँ। मैं फिर से आप लोगों को एक बात दोहरा रही हूँ, अगर आप अपने केवल और केवल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पर जाकर बैच लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं केवल आपके एग्ज़ाम को फोकस करती हूँ। पर यहाँ YouTube पर मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट मुझे नहीं देखते, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल हिंदी के ज्ञान के लिए हिंदी को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा दायित्व उन लोगों की तरफ ज़्यादा हो जाता है कि जो लोग हिंदी को अच्छे से सीखना चाहते हैं, हिंदी को अच्छे से जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें गहराई से बताती हूँ, ठीक है। तो जिन भी छात्रों को अगर क्लास लेनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम को फोकस करना है, तो वो एप्लीकेशन पर, जो एप्लीकेशन है हमारा हिंदी एकेडमी, वहाँ जाके आप अपनी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रही थी कि पूर्ण व्यंजन और आधा व्यंजन का मतलब। तो ध्यान रखना, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण व्यंजन। और अगर स्वर ना जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? आधा व्यंजन। तब उसको हम आधा कहते हैं। आधा इसीलिए कह देते हैं क्योंकि उच्चारण उसका संभव नहीं है, इसलिए आधा बोल देते हैं, ठीक है। तो याद ये रखना आपका कि हमारे कुछ व्यंजन ऐसे हैं हमारी वर्णमाला में जो आधे लिखने संभव नहीं है। जब हम ये मानते हैं कि हमारे किसी शब्द में आधा व्यंजन आया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क को आधा लिखो तो आप क को ऐसे आधा लिख देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि च को आधा लिखो तो आप च को ऐसे आधा लिख देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि त को आधा लिखो तो आप त को ऐसे आधा लिख देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ट को आधा लिखो तो आप इस ट को आधा नहीं लिख पाएंगे। तो आधा कैसे लिखेंगे? इसको नहीं लिख पाएंगे। तो इसको आधा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
इसको आधा लिखने के लिए हमें इसके नीचे हल लगाना पड़ेगा। अब हल लगाएंगे तो ध्यान रखना हल के साथ एक समस्या होती है। समस्या यह है कि जब भी हम किसी वर्ण के नीचे हल लगाते हैं तो हमें उस वर्ण से हटा के हल लगाना पड़ता है, चाहे इतना सा हटाएं पर हमें हटाना पड़ता है। तो जब हम हटा के हल लगाते हैं तो हमारे हाथ की स्पीड कम होती है। तो हम जब लिखते थे तो हमारे हाथ की स्पीड कम होती थी। इस वजह से हमारे विद्वानों ने हमें यहाँ पर एक तरीका दिया कि यदि आपके कुछ वर्ण बार बार आधे आ रहे हैं तो उन वर्णों को आप दूसरे पीछे आने वाले व्यंजन से युग्म करके लिख दीजिए, उनको जोड़ के लिख दीजिए, वो उसके साथ मैच हो जाएगा। जैसे सॉरी देखो हमारे कुछ वर्ण ऐसे हैं। अब इसमें कौन सी लिस्ट है हमारी जो वर्ण हमारे आधे नहीं लिखे जाते? तो जैसे हमारा ट हो गया, ठ हो गया, ड ढ हो गया, ठीक है। इसी क्रम में हमारा छ भी आता है, ठीक है। क वर्ण का पंचमाक्षर आता है। इसके साथ ही अच्छा एक छात्र ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये जो नीचे ये बिंदी है ये ड और इस बिंदी में जो पंचमाक्षर है इसमें क्या अंतर है? तो देखो ध्यान रखना इनमें अंतर ना हमारे बनाने में ही अंतर है। ये जो ड है हमारा यानी जो ड आता है ट वर्ग का जो तीसरा वर्ण है उसके नीचे जो हम बिंदी लगाते हैं या द्विगुण व्यंजन इसे कहें तो इसकी बिंदी नीचे लगती है। लेकिन ये जो पंचमाक्षर है हमारा क वर्ग का इसकी बिंदी ना इसके बगल में लगती है। इस बात का ध्यान रखना, जिसकी बिंदी उसकी बगल में लगती है ये पंचमाक्षर है। तो इसमें गलती नहीं करनी है, दोनों को एक जैसे नहीं बनाना, ठीक है। उसी तरह से जैसे हमारा एक वर्ण होता है द, इसको हम आधा लिखने के लिए हल लगाते हैं। इन सब में हल लगेगा, ठीक है। इन सब को आधा लिखने के लिए हम हल लगाते हैं। द के साथ ऐसे ही वर्ण आता है एक र, इसको भी आधा लिखने के लिए हम हल नहीं लगाएंगे। इसको आधा लिखने के लिए या इसको पूरा लिखने के लिए हमें इसका रूप परिवर्तन करना पड़ता है। उसी तरह से हमारा जो ये ह है हम इसको भी आधा लिखने के लिए हल लगाते हैं। तो जो हमारे मतलब वर्ण होते हैं इनमें ये तीन वर्ण ऐसे हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा हमारी लिखनी में, और वो भी आधे ही हो गए। तो हमारे विद्वानों ने इन तीनों के लिए ही इन तीनों के अलग अलग रूप दिए। तो ध्यान रखना हम इसे कहेंगे द का संयुक्त रूप, र का संयुक्त रूप मतलब संयुक्त वर्ण रूप और ह का संयुक्त वर्ण रूप, और यही आते हैं जो आपकी वर्ण विच्छेद में आपको मदद करेंगे। एमपीएसआई के जो हमारे छात्र हैं, एमपीएसआई जो दे रहे हैं, उनके एग्जाम में वर्ण विच्छेद कम से कम 3-4 प्रश्न आते हैं, है ना। तो उन छात्रों को ध्यान रखना है। जो बोर्ड परीक्षा के हमारे जो छात्र हैं उनके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो और अब ऐसा ना सोचे कि जिनके एग्जाम में नहीं आता है तो वो लोग उनके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, नहीं, उनको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि संधि के लिए हमें वर्ण विच्छेद आना जरूरी है, इसलिए हमें इसे जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेंगे द का संयुक्त रूप। द का संयुक्त वर्ण रूप। अब देखो इसमें कितने इसके बनते हैं। सबसे पहले आपने इस वर्ण को देखा होगा, इस वर्ण को वर्णमाला के अंदर तो आपने इस वर्ण को कहीं नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है। हम शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, उद्यान, लिखते हैं ना हम इन सबको, गद्यांश, इस तरह से। तो ये कहाँ से आया ये वर्ण, और ये वर्ण है क्या? अगर मान लो हमसे विद्या का वर्ण विच्छेद करने को दे दिया जाए कि विद्या का वर्ण विच्छेद करो, कैसे करोगे आप? कैसे पता चलेगा आपको कि ये वर्ण क्या है, ये कहाँ है? तो अब इस बात को समझो कि ये जो हमारा वर्ण है यहाँ पे इस वर्ण के अंदर दो वर्ण हैं, एक है द और एक है य। यानी ये द और य का संयुक्त रूप है। द और य को कैसे बना, देखो ध्यान से। जैसे द हम ऐसे बना रहे थे, अब आप ऐसे कह सकते हो जैसे ही हम इस द को बना रहे थे, द ये आधा था तो बिना स्वर के लड़खड़ाएगा, गिर जाएगा, लेकिन इसको पीछे जो य है उसने संभाल लिया और वो इस तरह से बन गया इसका रूप। य ने आके उसको संभाल लिया। बताई थी ना मैंने कहानी, संभालने वाली, सहारा देने वाली। जो सहारा देता है, क्योंकि उच्चारण कराना है उसको तो सहारा देगा, ठीक है। तो ये
आप इसे समझ सकते हो। अब जैसे ये विद्या आपका दिया हुआ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, विद्या। और जब आपको ऐसे पता होगा तो इसका वर्ण विच्छेद करना भी आपको आसान हो जाएगा। कैसे? आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका व्यंजन, व्यंजन का स्वर क्या है? ई। उसके बाद व्यंजन क्या आया है? ये। फिर इसके बाद व्यंजन क्या आया? य। और इसका स्वर क्या? अ। ठीक है, इस तरह से आप इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? इसके साथ साथ अगला इसका आता है रूप। जैसे हम देखते हैं, ये वर्ण आपने देखा होगा, इस वर्ण को शब्द लिखा होता है जैसे पद्मिनी। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए पद्मिनी, आप कैसे करेंगे इसका वर्ण विच्छेद? दिक्कत होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ण है यहाँ पर, ये किससे मिलकर बना है, कौन कौन सा वर्ण है इसमें। तो देखो, ध्यान रखो, यहाँ पर ये द और म का है। अब ये कैसे बना, आप इसे देख सकते हो कि जैसे मान लो ये द था, ये लड़खड़ा के गिरने वाला था, इस म ने इसको आके संभाल लिया, बन गया ये इस तरह से वर्ण। ऐसे आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो इस तरीके से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये आधा द और ये म की मात्रा, और ये ऐसे। ध्यान रखना, जो छोटी ई की मात्रा होती है, यदि उससे पहले कोई वर्ण आधा होता है तो छोटी ई की मात्रा अगर हम उसे आधा बनाते हैं बिना हल के, तो हम उसके आगे से निकालते हैं मात्रा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और अगर उसमें हम हल लगा देते हैं तो फिर उसकी मात्रा पीछे से सिर्फ उसी वर्ण के साथ होती है, वो जिसका उच्चारण कर रही है। तो इसलिए ऐसे। अब इसका वर्ण विच्छेद करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करिए। यहाँ पे कह रहे हैं एक कि मैम अपनी गाथा मत गाओ, कमेंट भी देखो, जब तक विद्यार्थियों के डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया असफल है। देखो, आप जो भी महाशय हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब तक छात्र शांति से बैठ के पढ़ना नहीं सीखेगा तब तक उसका डाउट कभी क्लियर नहीं होगा। मेरी बात खत्म नहीं होती कि आपके डाउट आ जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि जब तक मेरी बात जो मैं समझा रही हूँ पहले मुझको सुन लो। लेकिन मैं समझाती हूँ दिल्ली और आप मुझसे पूछते हैं कलकत्ता, तो ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ? फिर मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि चंद लोगों के लिए मैं अपने जो और मेरे जो दर्शक देख रहे हैं मुझे, और जो सुन रहे हैं और जो मुझसे सीख रहे हैं, उनका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहती, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं अपनी गाथा गा रही हूँ तो आप अपना समय मत नष्ट करिए और मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे पढ़ाना है। दीदी चैनल के बारे में बता दो। चैनल हमारा YouTube आपको पता ही है, निधि एकेडमी। और इसके बारे में क्या बताना है? हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बनाया है, आप लोगों की डिमांड पे नया ही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही उसको आप कनेक्ट करिए तो आपको पता चलेगा। वरना वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, तो आप उनमें मत जुड़िएगा। जो आपको लिंक दिया गया है उसी लिंक के जरिए आप जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो पॉइंट बता रही थी वो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके साथ हमारे और भी वर्ण हैं ऐसे, जो वर्ण मैं आपको बताना चाहती हूँ अभी, ठीक है। इसके साथ ही वो वर्ण भी आप देख लीजिए। इसके बाद एक वर्ण और हमारा आता है जो द के साथ आता है। जैसे द के साथ हम इस वर्ण को लिखते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं ये किसका रूप है? ये हमारा द और ध, इन दोनों का रूप है, ठीक है। जैसे हम शब्द लिखते हैं, मान लो हमने शब्द लिखा यहाँ पर शुद्ध, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम आसानी से इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसके साथ ही इसके साथ साथ
एक वर्ण और आता है हमारा इसमें द के साथ। देखो अब आपको मैं बताती हूँ, ऐसे एक इतने सारे तो कराने ही हैं, इसके साथ आप स्वयं भी सीख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये आपका द आ गया, द के नीचे अगर न ऐसे लिखा आ जाए तो आपको क्या समझना है? द आधा है, न पूरा है। अगर इसके साथ ऐसे आ जाए भ, तो आपको क्या समझना है? आप समझ जाएंगे कि द आधा है और भ पूरा है। अगर द के साथ कभी आपको ये ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि द आधा है और ल पूरा है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी किसी वर्ण के नीचे अगर आपको छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा जो वर्ण दिखाई देता है वही आपका पूरा होता है। जैसे द के साथ आपने इस वर्ण को भी देखा होगा, तो इसमें आपको समझना चाहिए कि द के साथ वह है, ठीक है, वह पूरा है, यानी द आधा है और वह पूरा है, वह सहारा दे रहा है। तो जब भी कभी वर्ण विच्छेद करने की बात आएगी आपके वर्णों में, शब्दों में, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने जो आपको ये एक ट्रिक बताई है कि कभी किसी वर्ण के नीचे, चाहे वो द के नीचे हो, चाहे वो आपको किसी और वर्ण के नीचे हो, चाहे वो आपको जैसे ह है, ह के नीचे हो, ठीक है। तो जैसे एक शब्द और मैं आपको बताती हूँ, कभी आपने देखा है जैसे हम शब्द लिखते हैं कच्चा, हम इसे दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा कच्चा, कभी कभी आपने इस वर्ण को ऐसे भी देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे की तरफ होता है ना वो पूरा होता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ है वो पूरा होता है। ऊपर जो लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले को सहारा देने के लिए नीचे वाले ने अपने आप को मतलब स्वयं उसके नीचे लिया है। या इसे आप ऐसे कह सकते हो कि नीचे वाले ने सहारा देने के लिए उसको गोद में उठाया है। तो जब आप किसी को गोद में उठाते हैं तो वो आपसे ऊपर ही निकल जाता है, तो ऊपर निकल जाता है तो वो बड़ा ऊंचा लंबा दिखाई दे सकता है, आप छोटे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सहारा तो आपने दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये वर्ण एक दूसरे को जब सहारा देते हैं, यानी आगे जो वर्ण है जो बेसहारा है उसको सहारा देने के लिए उसके पीछे जो वर्ण आया है वो उसे हमेशा अपनी गोद में उठा लेता है। तो इसलिए या कहें कि गोद में उठा के जब आता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि वो उसको सहारा दे रहा है। तो इसलिए जैसे बहुत सारे वर्ण होते हैं आपके, द में मैंने आपको जो बताया, जैसे द में आपको ये दिखता है, ये छोटा सा दिखता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जैसे शब्द है हमारा द्वितीय होता है ये शब्द, तो आप इस शब्द को देख सकते हैं कि आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो। देखो एक बात आपको बताती हूँ, मजेदार किस्सा। हमारे वर्ण इसी तरह से आते थे। हमारा एग्जामिनर आजकल क्या लगता है, अगर आजकल आप एग्जाम के पैटर्न को देखते होंगे तो कुछ शब्द, जैसे शब्द है हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में ये अक्सर आपको ऐसे देखने को मिलता होगा। और याद रखिए अगर इसको नहीं पढ़ाती, मेरी क्लास का एक किस्सा है कि एक शब्द आया था, राम लक्ष्मण दिया हुआ था, और राम लक्ष्मण शब्द में पूछा था कि इसमें समास कौन सा है। तो उसके ऑप्शन में ये दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था। हमारे छात्र को खोजना था द्वंद्व समास, लेकिन ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा हुआ था, और बाकी 3 समास के नाम दिए हुए थे। तो छात्र ने अब एग्ज़ाम करके आया, ये 2017 के आसपास का किस्सा है। तो जब एग्ज़ाम दे के आया तो मुझसे पूछा कि मैम राम लक्ष्मण का मैं समास पूछा था, लेकिन उसमें द्वंद्व समास तो आया ही नहीं, और उसमें अलग अलग समास दिए हुए थे, और एक पता नहीं नाम सा दिया हुआ था अजीब सा, दंडव समास, दंडव समास। मैंने कहा ये दंडव समास कहाँ से आ गया? बोले हाँ ऐसा ही कुछ था। तो मैंने उसको लिख के दिखाया, मैंने कहा ये ऐसे तो नहीं लिखा हुआ था। तो उसने कहा हाँ मैम ऐसे ही लिखा था। मैंने कहा ये दंडव समास कहाँ से लिखा है भाई, कैसे पढ़ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे छात्रों ने इस चीज़ को रट तो लिया, इसको रट लिया, ये बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना रटने का काम बहुत अच्छा किया हमने अपने जीवन में, लेकिन कभी इसके उच्चारण को स्पष्ट नहीं किया, कभी हमें ऐसा किसी ने समझाया ही नहीं। तभी तो हम इस द्वंद्व समास को, हम जब ये खोल कर लिखा गया द्वंद्व ही नहीं पढ़ पाए। तो ध्यान रखना कि जब हम इन वर्ण विच्छेद को ऐसे करके लिख लेते हैं ना, तो याद रखना आपका 90% यानी 90% आपका जो उच्चारण होता है वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है, अगर आप इनका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं तो।
तो जो उच्चारण में आपको परेशानी होती है वो भी सही हो जाती है। और जो आजकल बदलती शैली में, जैसे होता क्या है कि जो हमारी हिंदी है, अगर हम इसमें ये वर्ण लिखेंगे तो इसके लिए टाइपिंग के लिए हमें कोड डालना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान को कोड याद रहे। तो कई बार इस शब्द को सही लिखने के लिए, यानी ये सही शब्द है हमारा, तो इसको सही लिखने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं अगर हमें कोड याद नहीं है तो टाइपिंग में, तो इसलिए लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हमें ये नहीं पता होगा, यानी कि ऐसे खोल के लिखा जा सकता है और टाइपिंग में आ गया, हमें ये वर्ण हमें लिखना नहीं आ रहा, तो आप तो फिर टाइपिंग भी नहीं कर पाओगे कि शब्द को सही कैसे लिखें। तो ये याद रखना, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन से वर्ण हमारे किस तरीके से हैं। ठीक है, तो आज काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी आज के पॉइंट में। आज हमने पढ़ा है द का संयुक्त वर्ण रूप, और ये जो मैंने यहाँ पे आज तक दिया इसको मैं लिखित बना दूंगी। हालांकि मैं क्लास लेते समय ये भूल गई कि आप लोगों के लिए मुझे पीडीएफ बनाना था, बट मैं क्लास के बाद आपको पीडीएफ बना के आपको जो मिलता है जहाँ पर, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए पीडीएफ बना दूंगी, अच्छे से लिख दूंगी, स्पष्ट रूप से लिख कर आप लोगों के लिए दे दूंगी। ठीक है, तो चलो आज हम इतनी ही क्लास करते हैं। उसके आगे आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि आप सभी लोग अगर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना है, वो लोग यूट्यूब के भरोसे ना रहें। मैं स्पष्ट आपको बता रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोगों की स्पीड धीरे हो सकती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को किताब चाहिए या आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, जैसे बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि मैम हमको नोट्स प्रोवाइड करा दो पीडीएफ में, तो उसके लिए भी मैंने अपनी टीम से बात करी है। तो बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, और जब भी आएंगे तो आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, किताब भी आप लोगों की आने वाली है, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। 1-2 दिन में आप लोग ले सकते हैं उस किताब को। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में किसी अगले वीडियो के साथ।